वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस 1973 में टॉपिक मेंटेनेंस यानी कि चैप्टर नंबर 9 को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक मेंटेनेंस है वो हमारे सीआरपीसी में कौन से प्रोविजन से लेके कौन से प्रोविजन तक है। सेक्शन 125 से लेके 128 तक के जो प्रोविजन है हमारे सीआरपीसी के वो किस बारे में बात करते हैं, मेंटेनेंस के बारे में। सेक्शन 125 किस बारे में बात करता है, ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। 126 किस बारे में बात करता है, प्रोसीजर के बारे में। 127 सेक्शन किस बारे में बात करता है, ऑल्टरेशन इन अलाउंसेस यानी कि अलाउंसेस में जो भी ऑल्टरेशन होता है वो कहां बात करता है, सेक्शन 127 में। और जो मेंटेनेंस ऑर्डर है उसकी एनफोर्समेंट की बात किस सेक्शन में करी गई है, सेक्शन नंबर 128 में। मेंटेनेंस लॉज प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस and ensuring social welfare for individuals who are unable to sustain themselves। अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहां पे मैंने किस चीज की बात करी है, मेंटेनेंस लॉज की। यहां पे सिर्फ मैंने मेंटेनेंस जो हमारे प्रोविजन है सीआरपीसी के उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, सारे के सारे जो मेंटेनेंस लॉज होते हैं वो क्रूशियल रोल परफॉर्म करते हैं किस चीज को प्रोवाइड करने में, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने में, और इंश्योर करते हैं सोशल वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल जो क्या है, अनेबल है सस्टेन करने के लिए, हु आर अनेबल टू सस्टेन देमसेल्व्स। क्लियर, यानी कि जो मेंटेनेंस लॉज है वो किसी भी व्यक्ति को जो क्या है, अनेबल है अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और उसके सोशल वेलफेयर को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं हमारे मेंटेनेंस लॉज। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेंटेनेंस लॉज इन इंडिया आर गवर्न बाय वेरियस एक्ट्स। अगर मैं बात करता हूं मेंटेनेंस लॉज की तो इंडिया में बहुत सारे वेरियस मतलब यानी कि बहुत सारे एक्ट से क्या होता है, गवर्न करा जाता है हमारा मेंटेनेंस लॉज। अगर मैं मेंटेनेंस लॉज की बात करता हूं तो एज पर सीआरपीसी किस सेक्शन में, चैप्टर नंबर 9 पे 125 टू 128 के जो प्रोविजंस हैं वो किस बारे में बात करते हैं, मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। क्लियर, बट अगर मैं अदर एक्ट्स के बारे में यानी कि अदर लॉज के बारे में बात करता हूं तो जैसे सेक्शन 24 किसका, हिंदू मैरिज एक्ट का। सेक्शन 23 डीवी एक्ट का यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। सेक्शन 18 हामा का यानी कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और सेक्शन 30 ऑफ एसएमए यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट का। ये सब भी किसके बारे में बात करते हैं, मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। क्लियर, तो हमें यहां से क्या समझ आ रहा है, जो मेंटेनेंस लॉज है यानी कि जो मेंटेनेंस के प्रोविजन भी है वो इंडिया में कई वेरियस एक्ट्स यानी कि बहुत सारे एक्ट से क्या होता है, जो मेंटेनेंस लॉ है वो गवर्न होता है इंडिया में। क्लियर, तो अगर आप ये जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऐसा चार्ट बना के आएंगे अपने मेंटेनेंस के आंसर में तो बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन टीचर के माइंड में पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को सीआरपीसी में जो प्रोविजन है उसके बारे में तो पता ही है मेंटेनेंस में, बट जो अदर लॉज में भी प्रोविजन है मेंटेनेंस के वो भी बच्चा क्या कर रहा है अपनी आंसर शीट में मेंशन कर रहा है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप मेंटेनेंस के क्वेश्चन को इसी ऐसे चार्ट बना के अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर provides that any person having sufficient means if neglect or refuse to maintain, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसके पास क्या सफिशिएंट मींस है वो क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है किसी और व्यक्ति को मेंटेन करने के लिए। क्लियर, वो अदर व्यक्ति क्या होना चाहिए, या तो उसकी वाइफ है, और वाइफ के साथ भी क्या लिख रखा है, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, यानी कि लेट्स सपोज हस्बैंड है, उसके पास क्या है, सफिशिएंट मींस है, और वो क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है किसे, अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए, और जो उसकी वाइफ है वो भी क्या है, अनेबल टू मेंटेन, यानी कि वो अपनी बेसिक नीड्स भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। और यहां पे हमारा जो एच है वो क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, यानी कि उसके पास सफिशिएंट मींस भी है तब भी वो क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो यहां पे मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं, किसका, मेंटेनेंस का ऑर्डर। क्लियर, आगे चलते हैं। हिज लेजिटिमेट इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, यानी कि कोई भी माइनर चाइल्ड है वो लेजिटिमेट भी हो सकता है और इलेजिटिमेट भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास सफिशिएंट मींस है और वो अपने माइनर चाइल्ड को क्या कर रहा है, चाहे वो लेजिटिमेट चाइल्ड हो माइनर या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, उसे क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है मेंटेन से, तो यहाँ पे हमारे जज साहब क्या करेंगे, बिल्कुल सही मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे ड्यूटी है
व्यक्ति की, उसे क्या करना है, अपनी वाइफ को मेंटेन करना है, अगर वो क्या अनेबल टू मेंटेन है, उसे लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड को क्या करना है, मेंटेन करना है। हिज लेजिटिमेट इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड, यानी कि एक व्यक्ति की क्या ड्यूटी है, उसके पास सफिशिएंट मींस है तो उसे अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड को भी क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। बट जो मेजर चाइल्ड हो वो क्या हो, या तो फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल हो और अनेबल टू मेंटेन हो, तभी इस सिचुएशन यानी कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ही मेजर चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, तभी वो व्यक्ति क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अगर कोई भी मेजर चाइल्ड है, वो फिट है, तो व्यक्ति की ड्यूटी नहीं बनती उसे मेंटेन करने की। अगर वो फिजिकली या मेंटली क्या एबनॉर्मल है, तभी व्यक्ति क्या करेगा, उस अपने इलेजिटिमेट या लेजिटिमेट मेजर चाइल्ड को मेंटेन करेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी कि अपने पेरेंट्स को भी उसकी क्या बनती है, ड्यूटी बनती है मेंटेन करने की। आगे चलते हैं। अब देखो साफ साफ कह रखा था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी वाइफ को, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड को, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड को, और वो मेजर चाइल्ड कैसा होना चाहिए, फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल, या उसके पेरेंट्स अगर क्या है, अनेबल टू मेंटेन है, तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल, यानी कि ये सब व्यक्ति क्या करेंगे, प्रूफ देंगे कि जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है मेंटेन करने से, और वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, मेंटेनेंस ऑर्डर क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। क्लियर? एज पर सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 125, अ मजिस्ट्रेट में ऑर्डर फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी कि प्रोसीडिंग के दौरान भी मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, अपनी पावर जो सेक्शन 125 प्रोवाइजो 2 में दी गई है वो क्या पास कर सकते हैं, इंटरिम मेंटेनेंस पास कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस विल बी डिस्पोज विद इन, जो एप्लीकेशन है इंटरिम मेंटेनेंस की वो कितने दिन में डिस्पोज कर दी जाएगी, डिस्पोज ऑफ विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू अदर पार्टी। अब बात करते हैं जो यहां वाइफ के बारे में बात करी गई थी, यानी कि मेंटेनेंस टू वाइफ में, तो यहां पे जो वाइफ टर्म है वो कौन सी वाइफ के बारे में बात करी गई है, वाइफ मींस ओनली अ लीगली वेडिड वाइफ। अब लेट्स सपोज, देखो एग्जांपल से समझा रहा हूं, एच है, उसकी दो वाइफ है, W1 W2, और W1 क्या है, उसकी फर्स्ट मैरिज थी तो वो क्या हो गई, उसकी लीगली वेडिड वाइफ हो गई। अब जो W2 है वो एच से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। क्लियर? कुछ सर्कमस्टांसेस है, फ्रॉड हुआ था या उसे नहीं पता था, तो वो सब चीज अभी मैं यहाँ नहीं बात कर रहा हूं। यहाँ पे केवल यहाँ पे किस वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा, जो भी क्या है, लीगली वेडिड वाइफ है। क्लियर? अब वाइफ किस सेक्शन में एंटाइटल होगी मेंटेनेंस लेने के लिए और किस सेक्शन में एंटाइटल नहीं होगी मेंटेनेंस लेने के लिए अपने हस्बैंड से। एज पर सेक्शन 125 सबसेक्शन 4 या क्लॉज 4, व्हेन वाइफ इज एंटाइटल, यानी कि क्लॉज 4 में, सबसेक्शन 4 में किसकी बात करी गई है, 125 में, जब वाइफ एंटाइटल होगी किस चीज के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए, और सबसेक्शन 5 या क्लॉज 5 में किस चीज की बात करी गई है, व्हेन वाइफ इज नॉट एंटाइटल, यानी कि 4 में एंटाइटल होगी वाइफ मेंटेनेंस लेने के लिए अपने हस्बैंड से, और क्लॉज 5 में या सबसेक्शन 5 में क्या होगी, नॉट एंटाइटल। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। अब ये सब मैंने आपको बता रखे हैं, कब कब एंटाइटल होगी, डाइवोर्स ले लिया उसने, और रीमैरी, यानी कि उसने दूसरी शादी भी नहीं करी वाइफ ने, हस्बैंड और वाइफ का डाइवोर्स हो चुका है और वाइफ ने दूसरी शादी भी नहीं करी, अनेबल टू मेंटेन है, तो इस सिचुएशन में वो वाइफ क्या कर सकती है, अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। किस सेक्शन में था, क्लियर? अब कब एंटाइटल नहीं होगी वाइफ, इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री, यानी कि वाइफ क्या है, किसी और व्यक्ति के साथ उसके क्या है, अडल्ट्री में है, यानी कि कोई नाजायज संबंध है। इफ शी इज लिविंग सेपरेटली विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, जो वाइफ है अब सेपरेटली रह रही है, यानी कि अपने पति से अलग रह रही है, कोई सफिशिएंट रीजन ही नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है, बस जाके अलग रहने लगी, तो वहां पे भी वो एंटाइटल नहीं होगी अपने हस्बैंड से क्या लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए। डाइवोर्स हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली, तब भी वो मेंटेनेंस लेने के लिए क्या नहीं होगी, एंटाइटल नहीं होगी। इफ शी इज लिविंग सेपरेटली
विद कंसेंट, यानी कि अपनी कंसेंट से म्यूचुअल कंसेंट हो कि आप अलग रहो मैं अलग रहूं, ऐसी सिचुएशन में वाइफ क्या नहीं ले सकती, मेंटेनेंस नहीं ले सकती अपने हस्बैंड से। एज पर सेक्शन 125 सबसेक्शन 3, इफ एनी पर्सन फेल्स टू पे द मेंटेनेंस अमाउंट विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, यानी कि जो हस्बैंड थे उन्होंने मेंटेनेंस की अमाउंट पे नहीं करी, वो फेल हो गए मेंटेनेंस की अमाउंट पे करने में, उनसे रीजन पूछा गया तो उनपे कोई भी सफिशिएंट रीजन नहीं था, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, देन मजिस्ट्रेट में इशू वारंट फॉर imposing या levying fines and may sentence such person 1 month or until payment is made, यानी कि अब हस्बैंड पे क्या हो सकता है, फाइन इंपोज हो सकते हैं और 1 महीने की क्या हो सकती है, जेल भी हो सकती है, और तब तक की जेल होगी जब तक कि वो पेमेंट ना कर दे, किसकी, उस मेंटेनेंस की। क्लियर, आगे चलते हैं। हस्बैंड में अपोज द क्लेम ऑफ वाइफ अंडर सेक्शन 125, अब हस्बैंड भी क्या कर सकता है, अपोज कर सकता है, तो ये कौन से पॉइंट्स बताए गए हैं, 125 सबसेक्शन बिल्कुल सही 5 वाले, यानी कि जब वाइफ एंटाइटल नहीं होगी तो हस्बैंड क्या कर सकता है, अपोज कर सकता है। और एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा भी है, देखते हैं क्या, ही हैज नॉट नेग्लेक्टेड और रिफ्यूज टू मेंटेन हर, यानी कि वाइफ ने मेंटेनेंस का भैया केस डाल दिया, कहां पे, कोर्ट में, हस्बैंड कहता है मैं तो रेडी हूं मेंटेनेंस देने के लिए, मैंने तो नेग्लेक्ट ही नहीं करा, मैंने तो रिफ्यूज ही नहीं करा कि मैं अपनी वाइफ को मेंटेन ना करूं। क्लियर, सेकंड, ही डज नॉट हैव सफिशिएंट मींस, भाई मैं खुद ही कंगाल हूं, मेरे पास खुद ही पैसे नहीं है, मैं कैसे दूसरे व्यक्ति को मेंटेन कर लूं, मैं अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दूं कैसे, मैं खुद ही मेंटेन नहीं हो पा रहा, मेरे पास सफिशिएंट मींस ही नहीं है, कमाई का कोई जरिया ही नहीं है। और ये सारे पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस कर रहे थे कि वाइफ अडल्ट्री में है, क्लियर, वो एबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, क्लियर, म्यूचुअल कंसेंट से दोनों अलग अलग रह रहे हैं, या वाइफ ने दोबारा किसी और व्यक्ति से शादी कर ली, इस सिचुएशन में क्या होगा, वो एंटाइटल नहीं होगी। इस सिचुएशन में जो हस्बैंड है वो क्या कर सकता है, अपनी वाइफ का जो क्लेम है मेंटेनेंस का उसे अपोज कर सकता है। क्लियर, सेक्शन 126, सेक्शन 126 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 टॉक्स अबाउट द जुरिडिक्शन। अब जुरिडिक्शन रूल के बारे में बात करता है हमारा 126, क्या होता है जुरिडिक्शन, प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 में बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं बात करता हूं 125 की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात करी गई है आगे की स्लाइड में देखते हैं, सॉरी, जहां पे हस्बैंड जहां जिस डिस्ट्रिक्ट का उस डिस्ट्रिक्ट में आप क्या कर सकते हो, मेंटेनेंस का केस डाल सकते हो। जहां पे पति पत्नी यानी कि हस्बैंड और उसके वाइफ क्या रहते थे, आप वहां पे केस कर सकते हैं। वेयर ही लास्ट रिसाइडेड विद हिज वाइफ, यानी कि जहां पे आखिरी बार दोनों सेपरेट होने से पहले जिस जगह में रहते उस जगह के डिस्ट्रिक्ट में भी आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल सही, मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकते हो। तो यहां पे बोला गया जुरिडिक्शन किस कोर्ट का होगा, कौन सी कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा, जहां पे हस्बैंड रह रहा हो या हस्बैंड एंड वाइफ रहते थे या हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट डिसाइडेड, मतलब क्या होता है कि जब वो सेपरेट हुए उससे लास्ट बार वो किस एरिया में किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे थे, आप उस जगह में की कोर्ट में क्या कर सकते हो, मेंटेनेंस का केस डाल सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। ऑल एविडेंस टू सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom an order for payment of maintenance is proposed to be made or his pleader। देखिए क्या कहा गया है, जो भी सारे, जैसे लेट्स सपोज एक वाइफ है, अब एविडेंस दे रही है किसके खिलाफ, एच के खिलाफ, तो वहां पे एच का और एच के एडवोकेट की प्रेजेंस की क्या है, रिक्वायर्ड है कि भाई देखो मेरे खिलाफ में एविडेंस दे रहे हो, मेरे खिलाफ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस पास होगा, तो भाई मेरी भी तो प्रेजेंस होनी चाहिए वहां पे। क्लियर, आगे चलते हैं। कोर्ट इन डीलिंग विद द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 shall have the power to make such order as to cost as may be just, यानी कि कॉस्ट भी इंपोज कर सकते हैं किसके ऊपर, सामने वाली पार्टी के ऊपर, किसको, कोर्ट। अब बात करते हैं सेक्शन 127 ऑल्टरेशन इन अलाउंस। सेक्शन 127 सबसेक्शन 1, एन ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस में बी ऑल्टर्ड और कैंसिल्ड अपॉन द चेंज इन द सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस के चेंजेस आने पे जो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस पास हुआ है कहां पे, 125 में, उसे क्या कर सकते हैं आप, कैंसिल भी करवा सकते हैं और ऑल्टर भी कर सकते हैं। एग्जांपल से बताता हूं, लेट्स सपोज वाइफ थी, उसने मेंटेनेंस क्लेम करा किससे, हस्बैंड से, क्लियर। अब हस्बैंड पर मंथ कितने देता था, लेट्स सपोज 25 के क्या देता था, मेंटेनेंस देता था किसे, अपनी वाइफ को। अब वाइफ की क्या लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो क्या वाइफ अनेबल टू मेंटेन है, नहीं, तो क्या
जो ऑर्डर पास करा गया था किसका, मेंटेनेंस का, वो ऑल्टर या कैंसिल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। क्लियर? अब ऑल्टरेशन की बात करते हैं। वाइफ है, हस्बैंड मेंटेनेंस देता था 5K, लेट्स सपोज मंथली मेंटेनेंस था 5,000 रुपए। अब वाइफ क्या है, देखो जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सपेंसेस, देखो सिंपल सी बात है, अगर 5,000 रुपए में घर चल सकता नहीं, तो वो इंक्रीज करने की, ऑल्टरेशन करने की एप्लीकेशन डाल सकती है, यानी कि जो अलाउंसेस मुझे मिल रहे हैं उन्हें ऑल्टर करा जाए, इंक्रीज करा जाए, या वो हॉस्पिटलाइज्ड है, क्लियर, तो वहां पे इंक्रीज करा जाए, तो ऑल्टरेशन की जो एप्लीकेशन होती है, ऑल्टरेशन इन अलाउंसेस की एप्लीकेशन 127 में डाली जाती है। क्लियर? अब आते हैं सब सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 127 subsection 2, an order can be varied in consequences of any decision of a competent civil code। तो जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, वो क्या कर सकता है, वैरिड कर सकता है किसके कॉन्सिक्वेंसेस पे, कोई भी सिविल कोड के कंपिटेंट डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस पे। क्लियर? आगे चलते हैं। सेक्शन 127 सबसेक्शन 3, एन ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस मे बी कैंसिल्ड। अब बेसिकली क्या बात करी गई है, जो सबसेक्शन 3 है 127 का, वो क्या कहता है कि कब जो ऑर्डर है मेंटेनेंस का वो कब कैंसिल करा जाएगा। वाइफ रीमैरी, सभी को पता कि उस वाइफ ने क्या करा, दूसरी शादी कर ली, तो आप क्या कर सकते हो, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है उसे कैंसिल करवा सकते हो। क्लियर? वाइफ हैज रिसीव्ड होल सम अंडर कस्टमरी और पर्सनल लॉ, यानी कि जो वाइफ ने क्या करा, जो सारा का सारा था एक टाइम पे ही क्या ले लिया, मेंटेनेंस ले लिया। क्लियर? वाइफ हैज वॉलेंट्री सरेंडर हैज राइट टू मेंटेनेंस आफ्टर हर डाइवोर्स, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का क्या हुआ, डाइवोर्स हुआ, और वाइफ ने वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से जो राइट है मेंटेनेंस लेने का अपने हस्बैंड से, उसे क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। क्लियर? डाइवोर्स के बाद उसने खुद वॉलेंट्री, वाइफ ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, भाई मुझे तेरे से छुटकारा चाहिए, मुझे कोई भी मेंटेनेंस नहीं चाहिए, मैं अपने इस राइट को क्या कर रही हूँ, वॉलेंट्री सरेंडर कर रही हूँ। क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो ऑर्डर है मेंटेनेंस का उसे क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं मेंटेनेंस टॉपिक के लास्ट सेक्शन की, सेक्शन नंबर 128, एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस, यानी कि जो मेंटेनेंस है उसकी ऑर्डर की कॉपी या इंटरिम मेंटेनेंस की ऑर्डर की कॉपी, एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस मे बी शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट, यानी कि जो उस ऑर्डर की कॉपी है वो विदाउट पेमेंट क्या दी जाएगी, किसे दी जाएगी, देखते हैं किस किस को दी जाएगी। टू द पर्सन इन हुज फेवर इट इज मेड, जिसके फेवर में वो बनाई गई है, यानी कि जिस जो ऑर्डर है मेंटेनेंस का जिसके फेवर में हुआ है, गार्डियन को अगर गार्डियन है, या उस पर्सन को दी जाएगी कॉपी किसकी, ऑर्डर की, मेंटेनेंस की, जिसके अगेंस्ट में हुआ, यानी कि हस्बैंड, और यहाँ पे क्या था, किसके फेवर में हुआ था, वाइफ के फेवर में हुआ था। क्लियर? और अगर गार्डियन और मतलब चाइल्ड के बीच में है, मतलब यानी कि सन और फादर और मदर के बीच में, तो वहां पे गार्डियन को दी जाएगी, और किसके अगेंस्ट में हुआ होगा, सन के अगेंस्ट में हुआ होगा या डॉटर के अगेंस्ट में होगा, तो उसे ऑर्डर की कॉपी दी जाएगी। अब इसमें प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज मेंटेनेंस का अगर क्वेश्चन आता है सेक्शन 125 सीआरपीसी का, तो आप जरूर के जरूर, मतलब मैंडेटरी है सिचुएशन, आप केस लॉ जरूर मेंशन करेंगे। क्लियर? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस Shah Begum 1985. In this case, Honorable Supreme Court held that Section 125 of CRPC is secular in nature, which means it applies to all irrespective of their religion, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन का, यहाँ पे ये बात नहीं करी गई है। जो 125 है, सेक्शन 125 सीआरपीसी का, उसका नेचर क्या, सेकुलर नेचर है, यानी कि ये प्रोविजन सभी लोगों पे अप्लाई होगा। क्लियर? चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी रिलीजन से क्या करता हो, बिलोंग करता हो। आगे जाते हैं। डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001. In this case, the court held that wife can claim maintenance under section 125 of the CRPC even without the consent of the husband. अगर हस्बैंड नहीं भी चाहता मेंटेनेंस देना वाइफ को, तब भी वाइफ क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। क्लियर? और उसे वहां पे हस्बैंड को देना पड़ेगा मेंटेनेंस अपनी वाइफ को। नानक चंद वर्सेस Chandra Kishori 1970. In this case, the Honorable Supreme Court held that provisions of this chapter apply whatever may be the personal law by which the parties are governed. कोई भी किसी भी पर्सनल लॉ से कोई भी पार्टी गवर्न हो रही है, अगर वो सेक्शन 125 की एप्लीकेशन डालती है तो उसे मेंटेनेंस मिलेगा। क्लियर? होपफुली आप सभी को चैप्टर 9 सेक्शन 125 टू सेक्शन 128 सीआरपीसी 1973 के टॉपिक सारे क्लियर हों। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज विदाउट हेजिटेट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट
shubhamdobal.22 में DM कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, एफर्ट्स दिखते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।